जी हाँ साथियों, एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल रोहित सर बायोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बताएंगे कक्षा 10 के आनुवांशिकता का जितना भी बहुविकल्पी प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, प्रश्न नंबर पहला है। अगर आपको प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहला नंबर प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये बहुत ही प्रचलित पुस्तक है। ये किसने लिखा था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था? डार्विन ने, ओपेरिन ने, लेमार्क ने। देखिए, ओपेरिन नहीं है और बात आती है डार्विन और लेमार्क की। इसमें जो पहला नंबर ऑप्शन है डार्विन, इन्होंने ही ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की खोज की थी। देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। माने कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा था? वो डार्विन ने लिखे थे। दूसरा का नंबर प्रश्न है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? जरा आप लोग बताइए। जोड़े की बात है, आपको पता है ना जोड़ा क्या होता है? आपको पता है ना जोड़ा क्या होता है? जोड़ा का मतलब होता है, जोड़ा का मतलब होता है कि जैसे एक जोड़े में दो होते हैं, यानी टोटल मानव गुणसूत्र संख्या 46 होते हैं। तो अगर जोड़े की बात होगी तो 23 जोड़े होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो आपका कौन सा सही है? सी वाला। देखिए, सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला तीसरा वाला प्रश्न है, कीटों के पंख चमगादड़ के पंख की तरह होते हैं, यानी दोनों के पंख अलग अलग होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कीट के पंख चमगादड़ के पंख में अंतर होता है। वो किसी और से बना होता है, ये किसी और से बनाता है। जैसे कीट का पंख होता है वो काइटिन से बना होता है, और चमगादड़ का जो पंख होता है इसमें त्वचा होते हैं। दोनों का काम उड़ने का है, लेकिन दोनों की बनावट अलग अलग है। आपको हम बताए थे, जो कार्यों में समान हो तथा उनकी उत्पत्ति में अलग अलग हो उसे क्या कहते हैं? उसे समवृत्ति अंग कहते हैं। यानी सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। चौथा वाला प्रश्न है, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिनका शरीर में कोई उपयोग नहीं रहता है। माने कि शरीर में कुछ ऐसे अंग जिसका कोई काम नहीं है, बचा हुआ है। यानी देखिए, बचा हुआ जैसे आप मानव में लगभग, अगर मानव की बात करें तो मानव में लगभग 100 से अधिक ऐसे अंग जिसका कोई काम नहीं। जिसे आपका कड़ पल्लव माने कान के ऊपर जो इसमें लोग स्त्रियां बाली पहनती हैं, उसका कोई काम नहीं है। बाल, इसका भी कोई काम नहीं है। आपके बड़ी आंत में पाया जाता है परिशेषिका, जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। यानी देखिए, अब अगर आप बात करेंगे तो इसमें अवशेषी, अव माने होता है अंग, शेष माने होता है बचना। माने कि ऐसे अंग जिसका कोई काम नहीं है, उसे क्या कहते हैं? अवशेषी अंग। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला है पांचवा नंबर प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड की परीक्षा में मिल सकता है। जीन शब्द की प्रस्तावना किसने दिया? माने जीन शब्द के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो जीन में से इसमें से कोई नहीं बताए थे। जीन के बारे में सबसे पहले कौन बताया था? जीन के बारे में आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहले जीन के बारे में जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। कौन बताया था? जोहानसन। यानी इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। बात समझ में आया? अगला क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः संबंधित किया? माने कि मेंडल के मरने के बाद, मेंडल पैदा कब हुआ था? 1822 ईस्वी। मेंडल कब पैदा हुआ था? 1822। मरे कब थे मेंडल जी? मरे कब थे? आपको पता होगा, मेंडल मरे थे 1884 ईस्वी में। मेंडल कब मरे थे? 1884 ईस्वी में। इनके मरने के बाद 16 साल बाद, कितने साल बाद? 16 साल बाद, सन 1900 ईस्वी में, सन 1900 ईस्वी में अलग अलग देश से अलग अलग वैज्ञानिक आए। जैसे एरिन शेरमैक आया, एरिन शेरमैक आया है, ठीक ना। लैमार्क तो नहीं हो सकते हैं, डार्विन भी नहीं हो सकता है, लीनियस भी नहीं है। यानी जो ये शर्मक लिखा है ये गलत लिखा है, इसे शेरमैक होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर जो ये है ये आपका करेक्ट आंसर है। छठवां वाला प्रश्न, गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? आप प्रश्न नंबर देखिए 7 देखिए, गुणसूत्र किससे बने होते हैं? डीएनए से, डीएनए और आरएनए दोनों से, डीएनए आरएनए तथा प्रोटीन से। यह देखिए, आपको बता दें, गुणसूत्र तीनों से मिलकर बना होता है। डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है और प्रोटीन्स भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर है। 8वां नंबर प्रश्न, कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? कोशिका के अंदर आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? जीन होता है, हरित लवक, डीएनए। तो आनुवंशिक पदार्थ की बात की जाए तो डीएनए होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर। अगला, जीन शब्द की किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द को किसने प्रस्तुत किया? आपको हम बताए थे कि जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। आपको कुछ ट्रिक बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर जीन, जैसे जीन होता है और जैसे जोहानसन होता है, यानी आप देखिए ज कहाँ है? यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न की बात करते हैं 10वां, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर एनाफिलीज किस प्रकार के जल में रहते हैं। यानी मलेरिया किसके द्वारा होता है, किस मच्छर काटने से होता है, तो मादा एनाफिलीज। और किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, आपको बता दें प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम के द्वारा क्या होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा जो होता है वो होता है मलेरिया रोग होता है। तो ये किस जल में रहता है, इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही है। ये गंदा जल में होता है। कहाँ होते हैं, गंदे जल में होते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले किस तरह के जल में होता है, यानी डेंगू को उत्पन्न करने वाला कौन सा मच्छर होता है, वो मच्छर होता है मादा एडिज इजिप्टाई होता है। डेंगू को उत्पन्न करने वाले मच्छर को मादा एडिज इजिप्टाई कहते हैं। किस प्रकार के जल में रहता है, ये साफ जल में रहता है। ध्यान सुनिएगा, डेंगू जो उत्पन्न करेगा वो साफ पानी में होगा और मलेरिया जो उत्पन्न करेगा वो गंदा पानी में होगा। अगला, अवशेषीय अंग का उदाहरण है, अभी आपको हम जस्ट बताए थे, कड़ पल्लों की पेशियां, पुच्छ कशेरुका निश्चित, माने कि सभी जितने भी अंग दिखाई दे रहे हैं सब क्या है, अवशेषीय अंग, जिसका शरीर में कोई काम नहीं है। 13वां प्रश्न है, समजात अंगों के उदाहरण है, माने कि कौन सा अंग जो समान की तरह होता है। हमारा हाथ तथा कुत्ते का हाथ, भाई दोनों का आगे वाला पैर होता है, हाथ होता है। हमारा दांत हाथी का दोनों का हाथ होता है। आलू एवं घास के उपास्तरी भूस्तरी, मतलब कि ऊपरी भूस्तरी, आलू घास के उपस्तरी, ऊपरी भूस्तरी कौन सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। क्योंकि हमारा हाथ और कुत्ते का हाथ दोनों का उत्पत्ति स्थान एक ही से होता है, यानी समान से होता है और कार्य भी समान होता है, इसलिए समजात अंग कहलाता है। वो भी दौड़ने के लिए प्रयास करता है, खाने के लिए प्रयास करता है, उससे हम भी आगे से प्रयास करते हैं। अगला 14वां, विकासी दृष्टिकोण से किससे अधिक समानता है, हम किससे सबसे अधिक मिलते हैं। अगर विकास की बात करें तो मानव सबसे ज़्यादा किससे मिलता है, तो चिंपैंजी से मिलता है। किससे मिलता है, चिंपैंजी से। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी, माने लैंगिक जनन से उत्पन्न होगा वो अलैंगिक जनन की अपेक्षा क्या होगी, अधिक होगी। क्या होगी, अधिक होगी। अगला, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा लिया था। और आपको बता दें, अगर आपके ऑप्शन में उद्यान मटर दिया हो तो ये ऑप्शन जरूर याद रखिएगा, उद्यान मटर। मटर के अलावा अगर कहीं उद्यान मटर दिखे तो आप सबसे पहले उद्यान मटर को ही टिक करेंगे। अगला, फ्रेडरिक मिस्टर ने न्यूक्लिक अम्ल को क्या कहा था, फ्रेडरिक मिस्टर ने न्यूक्लिक अम्ल किसे दिया था, बताइए। ए, नाभिक अम्ल को, माने केंद्रक में पाया गया था, इसलिए वहाँ पे इसे न्यूक्लिक अम्ल कहा था। क्योंकि न्यूक्लिक का हिंदी क्या होता है, केंद्रक होता है। न्यूक्लिक का हिंदी क्या होता है, केंद्रक होता है। और तरल पदार्थ पाया जाता है जो चखने पर खट्टा होता है, यानी इसकी प्रकृति कैसी होती है, खट्टा होता है, इसी से इसका नाम क्या पड़ता है, अम्ल पड़ता है, उसी को न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 17वां का ए जो है वो सही है। 18वां नंबर प्रश्न है, किसने प्रमाण दिया कि जीन का भाग है, माने जीन गुणसूत्र का भाग है, ये किसने कहा था। तो जीन जो था गुणसूत्र का भाग है, इसे 1902 ईस्वी में इस सटन एवं बावेरी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। सटन एवं बावेरी ने बताया था कि जो जीन होता है वो गुणसूत्र का भाग होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो वो सही ऑप्शन है। 19वां नंबर प्रश्न जो है वो है, प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित भागों का बना होता है जिसे क्या कहते हैं, माने प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों से बना होता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे अर्धगुण सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धगुण सूत्र कहते हैं। 20वां नंबर प्रश्न है, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना तो समान होता है, माने कि उनकी उत्पत्ति और मूल रचना समान होता है लेकिन कार्य में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं। जैसे आपको बता दें, ऑप्शन नंबर ए समजात अंग होता है। जैसे बात करते हैं उनकी उत्पत्ति और मूल रचना समान, जैसे एक चिड़िया की बात करें, चिड़िया का पंख भी होता है, चिड़िया का बात करें, एक चिड़िया का भी पंख होता है और एक कीट का भी पंख होता है। जहाँ जहाँ से, जैसे ये शरीर है, ये चिड़िया का यहाँ से भी पंख निकलता है, यहाँ कीट से भी निकलता है, लेकिन उनकी बाह्य रचना भिन्न होती है। यानी इनका जो शरीर त्वचा से एक लोग का बना होता है और एक काइटिन का बना होता है, यानी दोनों एक ही जगह से निकला है लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग है। तो इस प्रकार के अंग को समजात अंग कहा जाता है। अगला ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है 21वां वाला, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अपक्रिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे जरूर पढ़ के जाइएगा, ये एकदम वेरी वेरी
एक प्रकार से VIP है। ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा। बात समझ में आया ना। आपसे कोई पूछे कि भोजन का पचना किस प्रकार का अपक्रिया है, तो भोजन का पचना जो उपचयन अपक्रिया है। कौन अपक्रिया है? उपचयन अपक्रिया है। मेंडल ने अपने प्रयोगों में कितने विकल्पी लक्षणों को लिया था? कितने विपरीत लक्षण लिए थे? 7। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। सॉरी ये गलत आंसर है। ये आंसर आप इसमें गलत दिया है। आप लोग ध्यान सुनिएगा कि 5 लक्षण को नहीं बताए थे, 7 विपरीत लक्षण को बताए थे। ऑप्शन नंबर सी जो वो सही है। ये बी वाला ऑप्शन जो दिया है ना, ये गलत ऑप्शन है। ये ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। 7 विपरीत लक्षण को बताए थे। अगला, एक संकर संकरण के फलस्वरूप लंबे और नाटे पौधे का अनुपात कितना होता है? माने एक संकर करने के बाद नाटे पौधे का अनुपात कितना होता है? तो 3:1 होता है, क्योंकि 3 लंबा पौधा होता है, 3 लंबा होता है और एक बौना होता है। 3:1 यानी बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला, द्विसंकर संकरण का अनुपात कितना होता है? ये कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर जो 24 है वो ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा सही है? बी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सही है? बी, क्योंकि आप द्विसंकर संकरण में मेंडल के तीसरे नियम की बात करते हैं। वहाँ पे 9:3, 3:1 का अनुपात प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है, क्या क्या प्रदर्शित करते हैं? उसे हम प्रदर्शित करते हैं स्त्रियों में यक्स और यक्स, पुरुष करें तो यक्स और वाई, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए आ गया कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? यक्स वाई, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। प्राकृतिक वर्ण जैव विकास सिद्धांत के किसने बताया था? माने कि आपको बताए थे कि जो वैज्ञानिक प्रकृति पर निर्भर था, इन्हें प्रकृतिवाद वैज्ञानिक कहते थे। तो इस प्रकार का जो वैज्ञानिक था वो डार्विन था। कौन था? डार्विन, यानी ऑप्शन नंबर जो ये है वो करेक्ट आंसर है। डार्विन को प्रकृतिवाद वैज्ञानिक कहा जाता है। डार्विन ने ही एक पुस्तक लिखा था जो बहुत प्रसिद्ध है, सिलेक्शन ऑफ नेचर, प्रकृति के चयनवाद सिद्धांत। अगला, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये तो आप जो जानते होंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। क्या हो सकता है? होमो सैपियंस। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? माने मानव का जो विकास एक प्रकार से वो कहाँ से हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अफ्रीका में। अगला देखिए, ये आनुवंशिकता के एग्जाम के जो विकास है इसका पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए हम। आप लोग ध्यान से देखिएगा। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग का उदाहरण है? ये है समरूप अंग है। क्या है? समरूप अंग है। 31 नंबर, प्राकृतिक के जैव विकास के सिद्धांत के जनक कौन है? अभी आपको बताए थे। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है। ये प्रश्न अभी आया था जस्ट। अगला 32 वाला, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? सबसे पहले वंशागति के नियमों कौन बताया था? तो इसके बताए थे मेंडल। कौन बताया था? सर ग्रेगर जॉन मेंडल। और इसीलिए मेंडल को आनुवंशिकता का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अगला ऑप्शन नंबर जो 33वां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा सही है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक, ये गलत है। ये तो बिल्कुल गलत है भैया, ये गलत है, ये गलत हो गया। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको रोके रहिए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एनीमिया कभी नहीं होता, ये भी कभी, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? कान के जिसमें नीचे हिस्से को क्या कहते हैं? कड़पाली कहते हैं, यानी यहाँ पे स्त्रियाँ बाली उली पहनती हैं अपना। अगला 35, जैव विकास के सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सबसे पहले किसने बताया था? तो लैमार्क ने बताया था। जैव विकास के बारे में किसने बताया था? लैमार्क। लैमार्क ने ही जिराफ के बारे में सबसे पहले बताए थे। 36 नंबर प्रश्न, विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? तो विभिन्नताएं जो होती है 2 प्रकार की होती है। कायिक विभिन्नता होता है और एक कायिक विभिन्नता, एक लिंग विभिन्नता, यानी आनुवांशिक विभिन्नता, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। 2 प्रकार की होती है। किस जीव के जीन संरचना उस जीव का कहलाता है? किसी का जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? जीन प्रारूप कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन, क्योंकि इसको जीन के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर सॉरी 1 मिनट रुक जाइए। ऑप्शन नंबर ध्यान सुनिएगा, दोनों एक ही चीज है। जीन प्रारूप हिंदी में लिखा है, जीनोटाइप अंग्रेजी में लिखा है। ध्यान देखिए कितना टाप बजाया है। ये दोनों एक ही चीज है। जीन प्रारूप को हिंदी में कहते हैं, जीनोटाइप अंग्रेजी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ध्यान देखिएगा, आप लोग गलती मत करिए, हम तो झटके में बोल दिए। अगला, जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवंशिक लक्षण जो विशेषक को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है क्या कहलाता है?
माने कि आप देखिए यहाँ पे अगला है लक्षण या फिनोटाइप। माने कहा वातावरणीय दशाओं से, यानी किसी का शरीर का विकास, कालापन, गोरापन, लंबा, बौना, यानी ये दिखाई देता है, यानी उसका क्या होता है लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। अब अगला देखिए सर ग्रेगर जॉन मेंडल क्या थे, व्यक्तिगत जीवन में क्या थे वो? नाविक थे, व्यापारी थे, पादरी थे, कृषक थे। नाविक माने नाव नहीं चलाते थे, व्यापारी माने गाय भैंस नहीं बेचते थे, और कृषक माने जो थे वो किसान नहीं थे, पादरी माने क्या थे एक पढ़े लिखे वैज्ञानिक थे। अगला मेंडल के जनक पीढ़ी के किस लेटर को सूचित किया जाता है? बताइए। ए से, ए माने पी से, माने कि पी माने क्या होगा? मेंडल ने जनक पीढ़ी को, सॉरी पीढ़ी बताया है, क्या है पीढ़ी से, पी से किसी भी प्रजाति विशेषक की स्पष्ट समष्टि आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का क्या कहलाता है? उस आबादी का जो होता है वो जीन कोष कहलाता है। जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक तथा स्वपरागण इसमें से सभी। तो जाति उद्भव का जो विकास होता है जिसमें लैंगिक जनन होता है। ऑप्शन नंबर जो 43 नंबर प्रश्न है देखिए, डीएनए अनुक्रम में तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? आणविक जाति वृत्ति के द्वारा उनके पूर्वजों का खोज होता है। अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? ये आप लोगों को पता है, हम कई बार बता चुके हैं। मंडल नहीं है ये, सॉरी ये मेंडल होना चाहिए, गलत लिखा गया। अगला 45 अगला नंबर प्रश्न है, किसके मतानुसार जीवों के प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? बताइए किसके नियम किसके द्वारा? कौन वैज्ञानिक कहा था? मेंडल ने कहा था। अगला डीएनए 46 नंबर प्रश्न है, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं? डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं? जल्दी बताइए। डीएनए में 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। पक्षी तथा तितली के पंख हैं, समजात, असमजात, अवशेषी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है, सॉरी बी सही है, असमजात है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। तितली कीट में आ गया, पक्षी एक पक्षी में आ गया है, दोनों की कार्य एक का है लेकिन उसकी जो उत्पत्ति है वो अलग अलग है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। 48 नंबर प्रश्न देखिए, किसी जीव के जीनी संरचना क्या कहलाता है? जीन प्रारूप कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है। 49 जीव विज्ञान की भाषा का जिसके अंदर विभिन्नता आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आनुवंशिकी कहते हैं। 50 नंबर प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है आप लोगों के, अफ्रीकी मानव को सबसे निकट संबंधित क्या है? चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, गिलहरी है, बंदर है? इसका ऑप्शन नंबर ए जो सही है, चिंपैंजी है। हमें उम्मीद होगा आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।